हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। चलिए क्लास तो आज की शुरू की जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एडिटोरियल को अपने कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़। अभी आंदोलन चल रहा है जो एसएससी में सुधारों के लिए, बहुत बड़ा आंदोलन है। मेरे ख्याल से पूरा नॉर्दर्न इंडिया इस आंदोलन में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिल करके शामिल हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो बच्चे इस आंदोलन में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, मैं आप सभी को गुजारिश करूंगा, भारत में जब तक कुछ मांगा ना जाए शायद कुछ मिलता भी नहीं है। तो अगर सुधार चाहिए तो इस आंदोलन में शामिल हो, चाहे डिजिटली ही आप शामिल हो वो भी चलेगा। आप अगर फिजिकली दिल्ली नहीं भी जा सकते हैं। एज ए टीचर मैं भी चाहता था कि मैं भी आप लोगों के साथ, है ना, फिजिकली प्रेजेंट हूँ डिजिटली, लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर, भारत सरकार की पेरोल पे काम करता हूँ। तो मुझे अलाउड नहीं है इस तरह के आंदोलनों में हिस्सेदारी लेना। मेरी जो नौकरी की कंडीशंस है, किसी भी सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर को आप जो है सरकार अलाउ नहीं करती है। तो ठीक है, दिल से आपके साथ है। टीचिंग के सहारे, टीचिंग के जरिए जितना बन सकेगा आपके करियर के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी को जरूर गुजारिश करूंगा कि अपनी मांगों को जायज तरीके से एसएससी के सामने जरूर रखें। वायलेंट नहीं होना है, अपनी बात की सुनवाई करवानी है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। होपफुली ये आंदोलन इस बार अच्छे से सफल होगा। जो हमारी मांगे हैं एसएससी जरूर सुनेगी। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी यूएस या अस बैशेस देम। देखिए, देम मतलब वो लोग, अस मतलब हम लोग, और बैश करने का मतलब होता है मारना, कूटना, पीटना, लताड़ना। कह रहा है जी हम लोग जो है ना उनके खिलाफ खड़े हैं, मारने, कूटने और पीटने के लिए। बात की जा रही है एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स की। जब आपके शहर में कोई आदमी बिहार से, बंगाल से नौकरी करने आता है, छोटा मोटा काम करता है, तो आप उससे कैसे नाराज हो जाते हैं। आपका मतलब है कोई भी नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट आप देख लो, महाराष्ट्र में, साउदर्न इंडिया में भी होता है। और ऐसा ही हम भारतीयों के साथ होता है। जब हम अमेरिका जाते हैं या कनाडा जाते हैं या यूके में जाते हैं, हमें भी इमिग्रेंट की तरह देखा जाता है और हमारे खिलाफ लोगों के अंदर एक खराब सेंटिमेंट होता है। कह रहा है ये सेंटिमेंट आज पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। अस बैशेस देम। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है अटैक्स ऑन इमिग्रेंट्स इन द वेस्ट एंड इंटरनल माइग्रेंट्स इन इंडिया एक्सट्रैक्ट या इम्पोज बिग सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट। कह रहे जो हमले है ना इमिग्रेंट्स पे। इमिग्रेंट कौन होता है? ऐसा आदमी जो अपना घर छोड़ के कमाने के लिए कहीं बाहर जाए। जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, जिस राज्य में, जिस देश में जाएगा वहां पे कहलाएगा इमिग्रेंट। कह रहा है जी जो अटैक्स हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने वाले लोगों पे, और कहां पे हो रहे हैं? वेस्ट में हो रहे हैं, यानी पश्चिमी देशों में हो रहे हैं। और जो इंटरनल माइग्रेंट्स पे हो रहे हैं, भारत के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों पे हो रहे हैं इन इंडिया, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं या इंपोज करते हैं, ये निकाल करके लाते हैं या लगाते हैं एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत को, कॉस्ट को। तो अगर बाहर से कोई आदमी आकर के आपके शहर में नौकरी कर रहा है छोटी मोटी, और आप उसको कूटते पीटते हैं, तो इसका मतलब है अब उस नौकरी को करने के लिए आपको एक लोकल आदमी को लाना पड़ेगा जो ज़्यादा तनख्वाह मांगेगा, और उस नौकरी से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉस्ट आपको ही चुकानी पड़ेगी। सामान महंगा हो जाएगा। तो एक आर्थिक और सामाजिक कॉस्ट हमेशा जुड़ी होती है जब भी आप किसी माइग्रेंट को अटैक करते हैं। होपफुली समझा पाया हूँ आपको उसका मीनिंग। बाकी आर्टिकल पढ़ोगे तो डिटेल में आ जाएगा। अटैक्स सब्जेक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकाल करके लाना। इम्पोज का मतलब होता है लगाना। दोनों वर्ड्स यहाँ पे फिट बैठेंगे। ये कॉस्ट को निकाल करके भी लाते हैं, कीमत को, और बहुत अच्छे तरीके से लगाते भी हैं। सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक तरीके से होने वाला। चलिए थीम आपके लिए थोड़ी सी नई होगी, इस तरह के वर्ड्स भी अच्छे अच्छे हैं। जल्दी से इस आर्टिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ वोकैबुलरी। 2 3 4 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लोगे तो क्लास को स्मूथली ले पाओगे। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @official YT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। YT ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पे मिलेंगे आपको आपकी तैयारी के लिए पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कोर्सेज, जो सिर्फ नाम के प्रीमियम है और बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, जिसमें आपकी फुल फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए बिल्ड की जाती है।
अभी इसमें क्लासेज आ रही हैं, जैसे ग्रामर आ जाएगी, इसमें रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, फिर एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे, चाहे फिर एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो, डिफेंस हो। इस पूरे कोर्स को हमने 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में 1275 पे रखा हुआ है। काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका भी एक छोटा वेरिएंट निकाल दिया है, 999 रुपए का 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंग्लिश अनलॉट कोर्स। इसी तरीके से आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया अंग्रेजी में। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। 475 में इस कोर्स को भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मिशन यूपीएससी, मिशन सिविल सर्विसेज का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा, जिसमें आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखना सीखेंगे, एडवांस मैनर में ऐसे प्रेसी आंसर्स को कैसे डील करना है। ये सब का सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में रखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए करते हैं इसको थोड़ा जूम इन। पहला वर्ड है डायल डाउन। डायल डाउन का मतलब होता है जी किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। अगर पेन बहुत हो रहा है तो आपने कोई मलहम लगाया, कोई दवाई ली, ताकि पेन को डायल डाउन कर सके, दर्द को कम कर सके। किसी आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने उसको ठंडा पानी दिया, समझाया, यानी उसके गुस्से को डायल डाउन कर सके। तो इस तरीके से डायल डाउन फ्रेजल वर्ब को यूज करें। पॉलिसी मेकर्स नीड टू इनेक्ट स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन टू डायल डाउन वायलेंस इन द सिटी। हमारे पॉलिसी मेकर्स या नेताओं को जरूरत है कि वो इनेक्ट करें या बनाए स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन को, कड़े कानूनों को, ताकि डायल डाउन किया जा सके या धीमा मंदा किया जा सके वायलेंस को शहर में। डायल डाउन को डी एस्केलेट करना, डी इंटेंसिफाई करना बोलते हैं। बड़ी अच्छी फ्रेजल वर्ब है, आर्टिकल में आएगी। गुस्से से जोड़ दो, गुस्से को डायल डाउन कर दिया यानी गुस्से को शांत कर दिया। अगला वर्ड अपने पास रनवे। देखिए, अवे मतलब दूर, रन मतलब भागना। रनवे वो चीज है जो आपसे दूर भाग रही है। अब वो कौन सी चीज होगी? जो आपके बस से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको लगता था मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जब आपने करना चाहा तो आपको पता लगा आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है, रन अवे हो चुकी है। अ ग्रुप ऑफ रन अवे बुल्स रूइंड द क्रॉप्स इन द एरिया। एक ग्रुप था रन अवे या आउट ऑफ कंट्रोल बुल्स का, सांडों का, उसने रूइन कर दिया, तबाह कर दिया फसलों को इस पूरे एरिया में। रन अवे को फ्यूजिटिव भी बोलते हैं, जो हाथ में ना आता हो। यू विल सी दिस वर्ड इन टूडेज आर्टिकल। अगला वर्ड है जी ब्लड शेड। देखिए, शेड का मतलब होता है गिराना। जैसे पेड़ अपनी पत्ती गिराता है, वो शेड करता है। ब्लड का मतलब होता है खून। ब्लड शेड मतलब खून गिराना। और खून कब गिरेगा? खून गिरेगा खून खराबे में। मैसेकर को, स्लॉटर को, खून खराबे को, काट छाट को बोलते हैं ब्लड शेड। द वॉर वॉज मार्क्ड बाय अ लेंथी स्पेल ऑफ ब्लड शेड। ये वॉर जो है मार्क्ड थी। देख, मार्क्ड होने का मतलब ये है कि वॉर की निशानी क्या थी, इस वॉर में कौन सी चीज सबसे अनोखी थी। तो इस वॉर में आपको मार्किंग मिलेगी, अनोखापन मिलेगा एक बहुत लंबे पीरियड का, जो था ब्लड शेड का या खून खराबे का। ब्लड शेड को गोर भी बोलते हैं, कार्निज भी बोलते हैं। बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, कार्निज तो जरूर देख लेना। आज ये वर्ड गोर आर्टिकल में आप देखेंगे, खून खराबे के लिए यूज होता है। चलिए, इनकंसीवेबल। देखिए, कंसीव करना, किसी चीज की नींव रखना। जब माँ बाप भी किसी बच्चे को पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आप ऐसा बोलते हैं कि बच्चा कंसीव हो गया है, यानी माँ के पेट में आ चुका है। तो जब किसी चीज की नींव रखी जाती है, वो होता है कंसीव करना। अब बताओ, कंसीवेबल और इनकंसीवेबल क्या होगा? ऐसी चीज जिसकी नींव भी ना रखी जा सके, जिसको सोचा ही ना जा सके, जो आपकी सोच से बाहर हो, कभी आपको लगता ही ना हो ये हो सकता हो, वो होता है इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल को वेल कंसीव्ड और इल कंसीव्ड वर्ड से जोड़ करके देखना। वेल कंसीव्ड यानी बहुत अच्छे से सोची हुई कोई चीज, इल कंसीव्ड यानी बहुत खराब तरीके से प्लान किया हुआ कोई काम। ठीक है, कंसीव समझ गए आप, वेल कंसीव्ड, इल कंसीव्ड। इंडियाज इकोनॉमिक राइज सीम्ड क्वाइट इनकंसीवेबल 20 ईयर्स अगो। भारत का आर्थिक जो उत्थान है, राइज है, वो दिखाई देता था ना सोचा जा सकने वाला आज से 20 साल पहले। अनकंसीवेबल को या इनकंसीवेबल को अनइमेजिनेबल या अनथिंकेबल भी बोल सकते हैं। आज ये कॉमन सा वर्ड अनथिंकेबल अब आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है ना, तो ये कंसीव से इसको कनेक्ट करके रखना, कभी कभी इस फॉर्म में भी मिलता है। लास्ट वर्ड अपने पास पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा वहमी, ओवरली सस्पिशियस। सम पीपल आर रियली पैरानॉइड अबाउट व्हाट अदर पीपल से अबाउट देम। कुछ लोग सच में बड़े पैरानॉइड होते हैं, वहमी होते हैं
इस चीज को लेकर के कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, वट अदर पीपल से अबाउट। चलिए, पैरानोइया इसकी नाउन फॉर्म है। जिसको पैरानोइया नाम की बीमारी हो, वहमीपन की, वो पैरानोइड यानी वहमी हो जाता है। ये एडजेक्टिव है, पैरानोइया नाउन है। चलिए 5 वर्ड्स हैं, 2-3 आपको आते होंगे, एक आधा आपके लिए नया भी होगा। अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। समरी ये है कि जहां भी देख लो बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ आपको हेट्रेड दिखेगी। भारत में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों के खिलाफ आपको दिखती है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियन के खिलाफ दिखती है। और अगर अमेरिका, कनाडा चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, तो आपको इंडियन, चाइनीज के खिलाफ जो है हेट्रेड दिखेगी। इन सब चीज़ों में कॉमन ये होता है कि जिस आदमी को आप हेट करते हैं वो एक्चुअल में अपना घर छोड़ के आया होता है बहुत कम जो है तनख्वाह पे काम करने के लिए। तो ऐसे आदमी से हेट करने का मतलब ये है कि जो आदमी आपको कम तनख्वाह में मिलता था अब वो नहीं मिलेगा, यानी वो काम अब और महंगा होगा, और महंगा होने की वजह से उसकी कॉस्ट आपको ही चुकानी होगी, सामान महंगा होगा, और साथ में सोसाइटी का फैब्रिक भी आप खराब करोगे। भाई आपने किसी को मारा भगाया, किसी को बोल दिया तू बिहार से है, तू यूपी से है, तो कभी आप भी तो बिहार जाओगे, आप नहीं जाओगे तो कोई रिश्तेदार जाएगा आपका। समझ पा रहे हो? तो एक सोसाइटी के अंदर आप जो है कड़वाड़ भी घोलते हो और इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करते हो। इंडियन को अगर अमेरिकन मार के भगाएंगे तो कोई अमेरिकन यहां भी आएगा। तो इस चीज को इस आर्टिकल में स्पष्ट तौर पे साफ तरीके से समझाया गया। आज की टोन है कंसर्न, चिंता दिखा रहा है इस नए ट्रेंड को लेकर के दुनिया भर में। चलिए शुरू करें, सेंसिटिव टॉपिक है। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। अगर सीखना है सच में तो वीडियो को कर लो पॉज और इसको एक रीडिंग देके इसका मीनिंग निकालो, फिर मेरे साथ पढ़ना ताकि आप मैच कर पाए। वीडियो पॉज्ड है, आप भी पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई दें। चलिए, कह रहा है जी, इन वन वेरिएशन ऑफ द ट्रॉली डिलेमा यू कैन स्टॉप अ रन अवे ट्रैम एंड सेव 5 लाइव्स बाय थ्रोइंग अ हैवी मैन ऑन द ट्रैक। कह रहा है जी, एक वेरिएशन में या रूप में, वेरिएशन क्या होती है? किसी चीज का अलग प्रकार, रूप, है ना, उसकी अलग कोई कैटेगरी। कह रहा है एक वेरिएशन अगर देखा जाए ट्रॉली डिलेमा का, ट्रॉली डिलेमा एक पजल है, एक पहेली है अंग्रेजी में। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है, अभी खुद ही समझ जाओगे आप। कह रहा है जी, ट्रॉली डिलेमा नाम की जो पहेली है उसके एक रूप के अंदर होता यह है कि आप स्टॉप कर सकते हैं या रोक सकते हैं एक आउट ऑफ कंट्रोल हुई या रन अवे ट्रैम को। ट्रैम का मतलब होता है एक बस जैसी या बस के आकार की रेलगाड़ी। पहले बहुत दिखती थी, आज भी वेस्ट में आपको दिखेगी, कोलकाता में भी चलती है। सड़क पे पटरी की तरह वो चलती है, पटरी बनी होगी लेकिन बस के आकार की होगी। तो आप एक हाथ से निकली हुई या आउट ऑफ कंट्रोल ट्रैम को या बस को रोक सकते हैं और बचा सकते हैं 5 लोगों की जिंदगियों को। और कैसे बचाएंगे? अगर आप थ्रो कर दें या फेंक दें एक मोटे से आदमी को ट्रैक के ऊपर, तो ये जो है ना काम आप कर सकते हैं। कह रहा है लेकिन हुआ क्या, कोमा लगा के बता रहा है लेकिन। कह रहा है बट ऑलमोस्ट नोबडी लाइक्स दिस सिचुएशन। लगभग कोई भी इंसान इस सिचुएशन को लाइक नहीं करता, सॉल्यूशन को नहीं मानता। भाई वो ट्रेन 5 लोगों पे चढ़ेगी, शायद उनमें बच्चे भी हों, महिलाएं भी हों। अगर बचाना है तो इन 5 को बचा लो और एक मोटा सा आदमी इस ट्रेन के बस के आगे धकेल दो, वो रुक जाएगी। लेकिन फिर भी कोई भी आदमी इस सॉल्यूशन को लाइक नहीं करता, सब यही कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल होगा करना। चलिए, यू की वर्ब है कैन स्टॉप, आप रोक सकते हैं। रन अवे करना, रन अवे पता है आपको, हाथ से निकला हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल। यू की दूसरी वर्ब है कैन सेव, आप ही सेव भी कर सकते हैं। वेरिएशन आपने देख लिया, रूप है, और रूप है इस पजल का, ट्रॉली डिलेमा का। देखिए, डिलेमा का मतलब होता है बड़ी खतरनाक पहेली, धर्म संकट जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। और ट्रॉली का मतलब होता है ना, ट्रेन हो, ट्रैम हो, ये सब ट्रॉली जैसी है ना, तो ये ट्रेन वाली पजल्स होती हैं, अंग्रेजों में बनाई हुई है इन्होंने, तो इनको ट्रॉली डिलेमा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक पहेली का नाम है ट्रॉली डिलेमा। नोबडी की वर्ब है लाइक्स। कह रहा है ऐसा क्यों है? कह रहा है इट इज बिकॉज ह्यूमंस डिस्पाइट ऑल द गॉर इन हिस्ट्री आर नॉट नॉर्मली कंफर्टेबल विद वायलेंस। कह रहा है इसलिए, इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए बिकॉज क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं ना, बावजूद सारी गौर के या फिर खून खराबे के, गौर याद है ना, कार्नेज, ब्लड शेड, जो भी हिस्ट्री में करते आए हैं, बावजूद उसके
वो नॉर्मली कंफर्टेबल नहीं होते हैं वायलेंस के साथ में या हिंसा के साथ में। खून खराबा ह्यूमंस ने खूब किया है, लेकिन फिर भी खून देख करके उनको डर लगता है। चलिए, इट की वर्ब है इज, गोर का मतलब आप समझते हैं, ह्यूमंस की वर्ब है आर, ह्यूमंस आर नॉट कंफर्टेबल। कह रहा है जी, यट चरणप्रीत सिंह वॉज बैस्ड अप इन एडिलेड ऑन सैटरडे इवनिंग। कह रहा है फिर भी चरणप्रीत सिंह नाम का ये आदमी शख्स जो है, ये मारा गया, कूटा गया, बैशअप किया गया। बैशअप का मतलब पता क्या होता है? एकदम गिरा के लातों से मारना, घूसों से मारना। कह रहा जी चरणप्रीत सिंह को गिरा करके मारा गया एडिलेड नाम के शहर में सैटरडे इवनिंग को। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे चरणप्रीत सिंह को, इस इंडियन को मारा पीटा गया। चलिए, चरणप्रीत सब्जेक्ट है, वॉज बैस्ड अप इनकी वर्ब है पैसिव वॉइस में, ध्यान रखना पैसिव लगा हुआ है। फिर क्या हुआ? कह रहा जी अ फ्यू आवर्स लेटर अनदर इंडियन वॉज ब्रूटली असॉल्टेड इन डबलिन। कह रहा कुछ घंटों बाद ही एक और इंडियन जो है ब्रूटली वो असॉल्ट हुआ, बहुत खतरनाक तरीके से, खूंखार तरीके से कूटा गया, पीटा गया डबलिन में यानी आयरलैंड में। कह रहे जी बोथ केसेस हैव द अपीयरेंस ऑफ हेट क्राइम विच इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड। कह रहे दोनों केसेस में एक अपीयरेंस है, एक दिखावा है, और किसका? हेट क्राइम का, हेट से होने वाले गुनाहों का, जो कि एक ग्रोइंग प्रॉब्लम भी हो गई है पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर हमें खून खराबे से डर लगता है तो फिर चरणप्रीत सिंह को क्यों लिटा के मारा गया भाई? एक दूसरे इंडियन को क्यों कूटा गया? तो ये हेट क्राइम है और दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, बोथ केसेस की वर्ब है अपीयरेंस, यानी कौन सी चीज कैसी दिखती है, देखने में कैसी लगती है ना, इसको दिखावा बोल दो या प्रॉपर वर्ड आप खुद से देख पाएंगे। विच की वर्ब है यस। चलो अब एक कॉन्सेप्ट करवाएंगे, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। यू कैन स्टॉप, आप रोक सकते हैं। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। कैन जो है अंग्रेजी में बताता है आपकी एबिलिटी को, कौन सा काम आप कर सकते हैं। और यही काम जो है बी फैमिली की वर्ब के साथ में एबल लगा करके भी आप बता सकते हैं। जैसे शी कैन सॉल्व द पजल क्विकली, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, शी इज एबल टू सॉल्व द पजल क्विकली। वो पजल को क्विकली सॉल्व कर सकती है, शी कैन सॉल्व, एंड शी इज एबल टू, वो उस पजल को क्विकली सॉल्व कर सकती है। लेकिन इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों का मीनिंग सेम है। पहला वाला सेंटेंस भी सही है, दूसरा भी सही है, फर्क नहीं है कुछ ज्यादा। फर्क ये है कि दोनों को मिक्स करके ऐसा मत लिखना, शी कैन बी एबल टू सॉल्व द पजल क्विकली। कैन भी लगा दो, एबल भी लगा दो, तो कैन और एबल अंग्रेजी में एक साथ आपको एक सेंटेंस में, एक क्लॉज में, एक सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करने। तो यहां पे यू कैन बी एबल टू स्टॉप ऐसा नहीं लिख सकते, यू कैन स्टॉप अ रनवे ट्रेन। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे एसएससी बैंक में, खास करके इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ, चलो रीडिंग, सबसे पहले खुद से रीडिंग, फिर मेरे साथ पढ़ना। कह रहा जी इट माइट नॉट बी द एज ऑफ पीक हेट अगेंस्ट फॉरेनर्स बिकॉज समथिंग लाइक अमेरिकाज चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट ऑफ 1882 which practically barred immigration from China for about 60 years seems unthinkable today। कह रहा है ये जो आपने सुना ना, दो इंडियन कूटे गए, ये हो सकता है ना हो वो एज या युग जो है चरम यानी पीक हेट का या घृणा का फॉरेनर्स के खिलाफ। तो वो युग तो जा चुका है जिसमें फॉरेनर से बहुत ज्यादा नफरत होती थी, हो सकता है ये वाला युग जो है वो ना हो। कह रहा है क्योंकि वो इसलिए समथिंग लाइक कुछ ऐसा, समथिंग लाइक कुछ ऐसा जैसा कि अमेरिका का चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट था 1882 का, जो प्रैक्टिकली या व्यवहारिक तौर पे बाहर कर देता था इमिग्रेशन को या बाहर से आने को चाइना से, और कब कब के लिए? लगभग 60 सालों के लिए। कह रहा है ऐसा जो कुछ है ना, वो आज आपको अनथिंकेबल लगेगा, इनकंसीवेबल लगेगा, या फिर बिल्कुल भी है ना सोचा जा सकने वाला नहीं लगेगा। तो आज से बहुत साल पहले 1882 के अंदर बहुत पीक हेट जो आपको फॉरेनर्स के खिलाफ अमेरिका में दिखती थी, उन्होंने एक एक्ट ही बना दिया था जिसमें 60 साल तक कोई भी चाइनीज आदमी अमेरिका नहीं जा पाया था। चलिए, कह रहा है इट माइट नॉट बी द एज ऑफ पीक हेट, पीक का मतलब होता है चरम, समथिंग की वर्ब है सीम्स, अनथिंकेबल यानी जो सोचा ना जा सके, विच आया इस एक्ट के लिए, विच की वर्ब है बार, बार करना, किसी को किसी काम से रोकना। तो बार समवन
फ्रॉम समथिंग, तो बार इमिग्रेशन फ्रॉम चाइना। कह रहा है जी बट दैट कुड बी द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस। कह रहे लेकिन आज ऐसा नहीं है, ये चीज जो है ना दैट, ये हो सकता है एक रिजल्ट हो पॉलिटिकल करेक्टनेस का। पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब होता है कोई बात चाहे कितनी भी सच हो, लेकिन अगर वो बुरी लगे तो आप उसको पॉलिटिकली जो है नरम बना के बोलें। मान लीजिए कोई मोहल्ले के अंदर कोई जाति के लोग हैं जो बहुत झगड़ा कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है इस जाति के लोग झगड़ा करते हैं, इस मोहल्ले के अंदर होता है, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे ये बात। बोलोगे तो लोग बोलेंगे आप जातिवादी बात करते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये कहलाता है अंग्रेजी में पॉलिटिकल करेक्टनेस, कि मैं सच भी नहीं बोल पाऊंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी जाति को, धर्म को, किसी समुदाय को बुरा ना लग जाए। तो कह रहा है जी ये जो एक्ट है ना आज की डेट में आपको नहीं दिखता, ये शायद ये पॉलिटिकल करेक्टनेस का नतीजा ही है कि लोग इस तरह के एक्ट जो है बनाने से कतराते हैं। नहीं तो हो सकता है ये एक्ट आज भी आपको मिल जाता। चलिए दैट की वो बैक कुड बी, ये टर्म मैंने आपको समझा दी। कह रहा है डेटा फ्रॉम अमेरिका, सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबरल वैल्यूज shows a 13% jump in hate crimes in the top 10 cities between 22 and 23। कह रहा डेटा जो आया अमेरिका से, और कौन अमेरिका? अमेरिका के बारे में कुछ बताया हुआ है इस डैश से डैश के बीच। कह रहा है जी अमेरिका है खुद ही अपॉइंट किया हुआ, खुद ही बना हुआ गार्जियन या रक्षक डेमोक्रेसी का या लोकशाही का और लिबरल वैल्यूज का, खुले दिमाग के विचारों का। कह रहा है ऐसे डेटा जो है अमेरिका से, ऐसे अमेरिका से जो आया है जिसने खुद को मान लिया है कि मैं डेमोक्रेसी को गार्ड करने वाला हूं और लिबरल वैल्यूज को बचाता हूं। कह रहा है वो डेटा ये दिखाता है कि 13% का जंप इसी अमेरिका में आया है हेट क्राइम्स के अंदर, वहां के टॉप 10 शहरों में 2022 और 23 के अंदर या इसके बीच में। डेटा की वर्ब है शोज, टेक्निकली वर्ब यहां पे शो होनी चाहिए। डेटम होता है सिंगुलर, पता है ना आपको भाई, डेटम सिंगुलर, डेटा प्लूरल, तो डेटा की वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए थी। कह रहे जी एज इंडियंस वी नैरोली फोकस ऑन अटैक्स टारगेटिंग इंडियंस वेदर इन यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एल्सवेयर। कह रहे जी इंडियन होने के नाते हम बहुत नैरो तरीके से फोकस करते हैं। नैरो का मतलब होता है संकरा, फोकस का मतलब आप समझते ही हैं। तो हम बहुत संकीर्ण विचारधारा के साथ सिर्फ ध्यान रखते हैं, फोकस करते हैं सिर्फ उन्हीं अटैक्स पे जो टारगेट किए गए होते हैं भारतीयों के खिलाफ, चाहे अमेरिका में, चाहे कनाडा में, चाहे इन सभी कंट्रीज में, या एल्सवेयर। एल्सवेयर मतलब दुनिया में कहीं भी। कह रहा है जी बट, लेकिन बट अदर नेशनैलिटीज आर इक्वली टारगेट्स ऑफ हिट्स। लेकिन दूसरी जो नेशनैलिटी है या फिर सिटीजनशिप्स है, नागरिकताओं के लोग हैं, वो भी बराबरी तौर पे टारगेट होते हैं इस हेट का या इस नफरत का। तो हमें तो सिर्फ इंडियन सुनता है, इंडियन दिखता है न्यूज में, ब्राजीलियन को देखता होगा, चाइनीज जो है अपने ऊपर होने वाले अटैक के बारे में अखबार में पढ़ता होगा। चलिए वी की वर्ब है फोकस, फोकस ऑन समथिंग, फोकस एट कभी भी नहीं लगता, याद रखना फिक्स प्रेपोजिशन है फोकस ऑन। अदर नेशनैलिटीज की वर्ब है, एक सेकेंड ना पेन थोड़ा सा हिल रहा है आज। अदर नेशनैलिटीज की वर्ब है आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी इन जनवरी नाइजीरिया इशूड अ एडवाइजरी या एन एडवाइजरी फॉर इट्स सिटीजन्स ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। कह रहे जी जनवरी के अंदर इसी साल नाइजीरिया ने भी इशू किया था एक एडवाइजरी को, एक दिशा निर्देश को, गाइडलाइन को अपने नाइजीरियन सिटीजन्स के लिए जो ट्रैवल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो नाइजीरिया ने भी बोला था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो तो आपके रंग काला होने की वजह से ऑस्ट्रेलियन आप पे हमला कर सकते हैं, तो ध्यान रख के जाना। कह रहे जी लेट्स नॉट फॉरगेट that internal migrants in India are often targeted by Gonish groups। कह रहा और ये भी मत भूलना, let's not forget, आओ ये भी ना भूलें कि जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, भारत के अंदर से ही अंदर जाने आने वाले लोग हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वो भी अक्सर टारगेट होते हैं पैसिव वॉइस में गुंडागर्दी से भरे गुनिश ग्रुप्स के साथ। गून का मतलब होता है गुंडा, गुनिश यानी गुंडागर्दी भरा, ठीक है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, भारत में भी आपको महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर हमला होते हुए दिख सकता है। चलिए माइग्रेंट्स की वर्ब है आर टारगेटेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट अस नॉट फॉरगेट, लेट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है,
ठीक है ना, लेट अस नॉट टू फॉरगेट लिखो, लेट अस नॉट फॉरगेटिंग लिखो, गलत हो जाता है। आपको लिखना है मुझे जाने दो या आओ चलें, तो लेट अस गो, ठीक है ना। लेट अस गोइंग लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। तो याद रखा करो वर्ब की बेस फॉर्म लेट के बाद हमेशा फिक्स्ड है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ फटाफट देखो, इसको भी आराम से इसकी रीडिंग लो, मीनिंग निकालो। चलिए, कह रहा है इट इज नॉर्मल फॉर पीपल टू बी सस्पिशियस ऑफ द आउटसाइडर, डिफरेंट इन स्पीच, अपीयरेंस, गार्ब, कस्टम्स एंड बी रिजर्व्ड, बट वायलेंस इज हार्ड टू एक्सप्लेन। कह रहा है ये बड़ा नॉर्मल है लोगों के लिए, इट इज नॉर्मल फॉर पीपल, कि वो सस्पिशियस हो या फिर वो बहुत ज्यादा, है ना, वैसे हो जाए। सस्पिशियस आप समझते हैं ना, जिसमें आप पैरानोइड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वहमी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं जी वहमी पना जो है बड़ा नॉर्मल है लोगों में, आउटसाइडर के लिए, द आउटसाइडर यानी सभी बाहर से आने वाले लोगों के लिए। कह रहे जो डिफरेंट होते हैं भाषा में, दिखाई देने में, कपड़ों में और कस्टम्स में, रीति रिवाजों में। और ये भी बड़ा नॉर्मल है कि लोग सस्पिशियस के साथ में रिजर्व भी हो जाएं या अपने आप को अंदर ही सीमित करें, बाहर वाले से ना घुलें, रिजर्व हो जाए। कह रहे लेकिन वायलेंस जो है ना, बाहर वालों के खिलाफ जो हिंसा है, वो बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना, बड़ी गलत चीज है, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। चलिए सेंटेंस का मीनिंग निकल आया। इट की वर्ब इज इट इज नॉर्मल फॉर पीपल टू बी सस्पिशियस एंड बी रिजर्व्ड। रिजर्व्ड होना यानी चुपचाप होना, बाहर वाले से नहीं घुलना। सस्पिशियस यानी वहमी। गार्ब का मतलब होता है कपड़ा या भेष। गार्ब से अंग्रेजी में एक फ्रेज बनता है अंडर द गार्ब ऑफ समथिंग, GARB। गार्ब का मतलब क्या होता है, भेष। तो अंडर द गार्ब मतलब किसी और चीज के भेष में। आप बोलते हो ना दोस्त के भेष में वो दुश्मन है ना, जो है भेड़ों की भेष में भेड़िया है। तो आप ऐसा बोल सकते हो ही इज एन एनिमी अंडर द गार्ब ऑफ अ फ्रेंड। तो अंडर द गार्ब ऑफ, ये फ्रेज जरूर याद रखें, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है। कह रहे जी टॉक्सिक आइडियोलॉजी वॉज द कल्प्रिट इन नाजी जर्मनी। कह रहा हिटलर के जर्मनी की बात करें तो बहुत टॉक्सिक जो आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, टॉक्सिक यानी बहुत गंदी, जहरीली, जहरीली विचारधाराएं जो थी वही तो कल्प्रिट थी, वही तो गुनहगार थी, है ना, नाजी जर्मनी में। कह रहा जी नाउ देयर आर रिएक्शनरी आइडियोलॉग्स एल्सवेयर। कह रहा लेकिन आजकल जो है ना आपको रिएक्शनरी आइडियोलॉग्स मिलेंगे। आइडियोलॉग मतलब ऐसा आदमी जो किसी विचारधारा को फॉलो करता हो, और रिएक्शनरी यानी जो बात बात पे रिएक्शन देता हो। कह रहा आजकल आपको बात बात पे रिएक्शन देने वाले आइडियोलॉग्स या विचारधारा पे चलने वाले लोग मिलेंगे हर जगह, एवरीवेयर। कह रहा जी इवन ट्रम्प्स मागा पुश रिलाइज ऑन द विलिफिकेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। कह रहे यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मागा पुश है, अब ये क्या है भाई, पुश का मतलब होता है कैंपेन या दबाव, अभियान। मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप बोलता है मुझे लाओ, मैं अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाऊंगा, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कह रहे यहां तक कि ट्रंप का ये जो अभियान था ना, ये भी रिलाई ऑन करता है या आधारित है विलिफिकेशन पे या बहुत बुरे से डिफेम करने पे, कीचड़ उछालने पे इमिग्रेंट्स का। तो ट्रंप यही बोलते हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे और चाइनीज, इंडियन, ब्राजीलियन को, मैक्सिकन को यहां से भगाएंगे। तो ये कहलाता है विलिफिकेशन करना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, डेफेमेशन करना। कह रहा जी बट एज इकोनॉमिस्ट, एक सेकेंड है, कह रहा जी बट एज इकोनॉमिस्ट मॉडल पॉइंट्स आउट इन अ पेपर, हेड इज नॉट द वे टू अचीव नेशनल ग्रेटनेस। कह रहा लेकिन जैसा कि अर्थशास्त्री माइकल पर्टल ने या मॉडल ने पॉइंट आउट किया है, या वो पॉइंट आउट करते हैं एक रिसर्च पेपर में, हेट जो है ना, नफरत जो है, वो नहीं है रास्ता अचीव करने का किसी भी देश में महानता को। माइकल मर्टल ने साइंटिफिकली रिसर्च करके बताया कि जब आप किसी से हेट करते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं, अपने देश का नुकसान करते हैं। चलिए मर्टल की वर्ब है पॉइंट्स, पॉइंट आउट करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। हेट की वर्ब है इज। कह रहा जी इनफैक्ट इट इम्पोजेज इनॉर्मस सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। कह रहा है सच बात तो ये है, इनफैक्ट ये हेट या नफरत इंपोज करेगी या लगाती है बहुत ही बड़ी, बहुत ही इनॉर्मस, मैसिव सामाजिक और आर्थिक कीमत को आपके ऊपर। चलिए पढ़ने में आसान है ना,
थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं लेकिन शुरू में आपने मोटे मोटे देख लिए थे। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट इसका मीनिंग निकालो। चलिए, कह रहा है मार्डल साइट्स द 2012 शूटिंग एट अ गुरुद्वारा इन विस्कॉन्सिन दैट लेफ्ट 6 डेड्स। मार्डल जो है अपने रिसर्च पेपर में साइट करते हैं, हवाला देते हैं 2012 में हुई शूटिंग पे, जो एक गुरुद्वारे में हुई थी विस्कॉन्सिन नाम के शहर में, जिसने 6 लोगों को डेड लेफ्ट किया या 6 लोगों की जान ली। चलिए वर्ब है इसकी साइट, साइट करना, हवाला देना। कह रहे नॉट अ हाई टोल एट फर्स्ट ग्लांस बट इट्स कोस्ट टू सोसाइटी क्विकली एडेड अप। कह रहे ये कोई हाई टोल नहीं है, ये कोई बड़ी जो है नुकसान नहीं है, 6 लोगों की जान है ना, 6 लोग तो बहुत कम है फर्स्ट ग्लांस में या पहली नज़र में देखने में। कह रहे लेकिन इसकी जो कॉस्ट है ये बहुत जल्दी सोसाइटी के सामने ऐड अप हो गई या इकट्ठी हो गई। शुरू में आपको लगा कि 6 लोगों की जान गई है, चलो अब आगे से ध्यान रखेंगे, पुलिस मुस्तैद रहेगी, लेकिन आगे बताइए 6 लोगों की जान के साथ साथ और भी कई समाज को नुकसान हुए। चलिए कोस्ट की वर्ब है एडेड अप, एड अप होना किसी चीज का बढ़ते जाना। कह रहा था गुरुद्वारा अपग्रेडेड इट्स सिक्योरिटी, गुरुद्वारा साहिब को अपग्रेड करना पड़ा या एक दर्जा ऊपर लाना पड़ा अपनी सिक्योरिटी को इस हादसे के बाद। Alongside mosques and Hindu temples took note of the attack and spent on better security systems। कह रहे इसी के साथ में जो मस्जिदें थी और हिंदू टेम्पल्स थे, मंदिर थे, उन्होंने भी टेक नोट ऑफ किया इस अटैक का, इस अटैक की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने भी खर्चा स्पेंड किया अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर। उन्होंने भी सीसीटीवी लगा लिए और अच्छे अच्छे गार्ड जो है बंदूक वाले वहां पे खड़े कर दिए। कह रहा जी टेरराइज्ड इमिग्रेंट्स कर्व्ड देयर मूवमेंट्स अफेक्टिंग लोकल बिजनेसेस। जो टेरराइज्ड या डरे हुए इमिग्रेंट्स थे इस घटना के बाद, उन्होंने कर्व किया, कंट्रोल किया अपने मूवमेंट को, आने जाने को, घूमने फिरने को, अफेक्ट करते हुए, प्रभावित करते हुए लोकल बिजनेसेस को, विस्कॉन्सिन में दुकानों को या व्यापारों को। तो इस तरीके से कितनी सारी जो है ना कीमतें शहर को ही चुकानी पड़ी। इमिग्रेंट्स की वो है कर्व्ड, कर्व करना, कंट्रोल करना, लिमिट करना। कह रहा एंड दिस वॉज जस्ट वन केस ऑफ हेट क्राइम अमंग मैनी, और ये सिर्फ एक ही केस था, वन केस था हेट क्राइम का या नफरत से होने वाले गुनाह का, बहुत सारे केसेस में से। ऐसे कई गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर की शूटिंग्स आपको पढ़ने को, देखने को मिलेंगी। कह रहा है जी वही कह रहा है कि द क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ फेटल एंड नॉन फेटल हेट क्राइम्स इन यूएस इन 2019 वॉज एस्टिमेटेड एट 3.4 बिलियन। जो टोटल मिलाकर के कॉस्ट थी, क्यूमुलेटिव कॉस्ट, सारे घातक या घातक ना होने वाले फेटल या नॉन फेटल हेट क्राइम्स की। फेटल मतलब जिसमें फेटलिटी हो, किसी की जान जाए, नॉन फेटल मतलब सिर्फ मारपीट हो, किसी की जान ना जाती हो। कह रहे सारी जो कॉस्ट थी ना हेट क्राइम्स की अमेरिका में 2019 में वो एस्टिमेट हुई थी 3.4 बिलियन डॉलर्स। चलिए कॉस्ट मतलब कीमत, वॉज एस्टिमेटेड यानी इसको एस्टिमेट किया गया था पैसिव वॉइस में, एस्टिमेटेड एट समथिंग, आप आगे आंकड़ा को बता सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए लास्ट पैराग्राफ फटाफट रीडिंग करो उसकी फिनिश। कह रहा था इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम ऑल द हेट क्राइम अराउंड द वर्ल्ड वुड बी मैनी टाइम्स मोर। जो आर्थिक लॉस है सभी हेट क्राइम का पूरी दुनिया में, ऑल द हेट क्राइम, कह रहे वो कई गुना ज्यादा होगा, वुड बी मैनी टाइम्स मोर। कह रहे द सोशल कॉस्ट इनॉर्मस, सोशल कॉस्ट जो है वो होगी बहुत बड़ी या फिर इनॉर्मस। देखो यहां पे वुड बी जो है ना, उसी वुड बी को इसने यहां भी अंडरस्टूड मान लिया, हालांकि सेंटेंस जो इसने नया बनाया। लॉस वुड बी मेनी टाइम्स मोर, सोशल कॉस्ट वुड बी इनॉर्मस। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस है, यहां वुड बी को अंडरस्टूड या हिडन आप मान सकते हैं। कह रहे जी एज अ कम्युनिटी लीडर इन डबलिन पॉइंटेड आउट इमिग्रेंट्स आर क्रूशियल फॉर कीपिंग सर्विसेज रनिंग। कह रहे जैसा कि एक कम्युनिटी लीडर ने, समाज के नेता ने आयरलैंड में डबलिन में पॉइंट आउट भी किया या इशारा देके समझाया भी कि जो बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं, काम करने वाले बाहर से आने वाले लोग हैं, वो बड़े जरूरी हैं शहर में सर्विसेज को रन करने के लिए, सेवाओं को हमेशा चलाए रखने के लिए। बाहर से आएगा, ऑटो रिक्शा चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, होटल में काम करेगा,
इन सबको भगा दो तो होटल में कोई खाना बनाने वाला नहीं होगा, है ना। तो ऐसा उन्होंने डबलिन में, आयरलैंड में उन्होंने पॉइंट आउट किया। लीडर की वर्ब है पॉइंटेड आउट, इमिग्रेंट्स की वर्ब है आर क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। कह रहा है जी इवन डेमोग्राफिकली यंग इंडिया नीड्स चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स एंड यूएस नीड्स इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। कह रहे यहां तक कि अगर आप देखें ना, डेमोग्राफिकली जो यंग इंडिया है, ऐसा भारत जो डेमोग्राफी या आबादी के हिसाब से, एवरेज एज के हिसाब से बड़ा जवान है। कह रहा है यहां तक कि भारत जैसे जवान लोगों से भरा हुआ देश जो है, उसे भी जरूरत है चाइना से आने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स की, जो हमें मशीनों को चलाना सिखाएं। और अमेरिका को जरूरत है, नीड है भारत से आने वाले वैज्ञानिकों की और इंजीनियर्स की। हर कंट्री को किसी ना किसी तरह की इंसान की बाहर से आने वाले की जरूरत होती है। चलिए, इंडिया नीड्स चाइनीज वर्कर्स या एक्सपर्ट्स, यूएस नीड्स इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। कह रहा सो ऑल कंट्रीज इंडिया इंक्लूडेड मस्ट मेक एन एफर्ट टू डायल डाउन xenophobia। कह रहा इस प्रकार से सभी कंट्रीज को, भारत भी जिसमें शामिल है, एक एफर्ट मेक करना होगा, एक कोशिश जरूर करनी होगी कि वो डायल डाउन करें, नरम करें, धीमा करें जीनोफोबिया को। जीनोफोबिया मतलब फोबिया यानी डर बाहर से आने वाले लोगों का, उनके कल्चर का। जीनोफोबिया हो गया तो मतलब आपके लिए हर विदेशी आदमी दुश्मन है, हर दूसरी स्टेट से आने वाला आदमी आपके लिए, है ना, कोई इंसान ना होकर कोई जानवर है आपके लिए। तो हमें कोशिश करनी होगी कि इस जीनोफोबिया को कम से कम किया जा सके। चलिए, ऑल कंट्रीज की वर्ब है मस्ट मेक एन एफर्ट, कोशिश करना, डायल डाउन करना, चीजों को धीमा या नरम बनाना। क्लास को करेंगे रैप अप। बहुत इजी आर्टिकल था, छोटा भी था पढ़ने में। कुछ क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए, पर ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम क्या है। एक सेंटेंस में अगर ये आर्टिकल समझाना हो तो चारों में से कौन सा वो सेंटेंस बनेगा। खुद से अगर ट्राई दोगे तो बड़ा इजीली आंसर निकल आएगा। आर्टिकल लिखा हुआ है सामाजिक और आर्थिक कीमत पे, जब आप किसी बाहर से आने वाले को कूटते पीटते हो, हेट क्राइम जब करते हो, जीनोफोबिया करते हो, उसकी सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट या कॉन्सिक्वेंस पे लिखा हुआ आर्टिकल है। फर्स्ट का आंसर है सी। सेकंड में आंसर क्या है जी, कह रहे जी प्राइमरी फंक्शन क्या है ट्रॉली डिलेमा का, जो रेफरेंस की गई है फर्स्ट पैराग्राफ में। ट्रॉली डिलेमा क्यों बताई जाती है, उसका काम क्या होता है, क्या समझाना चाहते हैं उससे, है ना, उसको क्यों लिखा गया, उसकी बात क्यों की गई। ट्रॉली डिलेमा की बात ऑथर ने इसलिए की कि ऑथर दिखाना चाहता था समझदार होने के बावजूद, समझदार होने की वजह से हम वायलेंस से दूर रहते हैं, लेकिन वायलेंस से नफरत करने के बावजूद हम हिंसा करने में कतराते नहीं हैं। ट्रॉली डिलेमा में यही था कि मोटे आदमी को कोई भी आदमी गाड़ी के नीचे धकेलने को राजी नहीं होगा, मोटे आदमी का खून अपने सर पे नहीं लेगा, लेकिन फिर भी समाज में खून कातिल करने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे जो हेट क्राइम करते हैं। तो ये एक पैराडॉक्स दिखाने के लिए ट्रॉली डिलेमा का जिक्र किया गया था। फर्स्ट में भी आंसर सी है, सेकंड में भी सी है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, खुद से करने हैं। डायल डाउन फ्रेजल वर्ब पूछिए आपसे, जरूरत से ज्यादा वहमी आदमी के लिए कौन सा वन वर्ड है, पैरानोइड, कार्नेज या रन अवे। अंडर द गार्ब ऑफ, इस फ्रेज का मीनिंग पूछा आपसे। और लास्ट में जीनोफोबिया क्या होता है, इसका मीनिंग आपको बताना है। लास्ट में 3 एरर्स भी मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी इस फ्रेज के आसपास, दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और तीसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास। आराम से ढूंढना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं। 3 से 9 नंबर यानी कि 7 क्वेश्चंस के आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले चेक करो फर्स्ट कमेंट से, और बताना कितने मार्क्स आपको मिले, है ना। चलिए, कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।